को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम सीटेट के जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस में जो एग्जाम हुई हैं उनके बेसिस पर हैं। और सीटेट 2026 एक साल के बाद ये एग्जाम होने जा रहा है, तो आप सब लोग इस एग्जाम में अपने मार्क्स को श्योरली कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट जो टीआरई आने वाला है या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनमें बैठ सकते हैं आप। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट में सीडीपी के क्वेश्चंस को। आप बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि 20 आउट ऑफ आपके कितने आए हैं, और ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होंगी, जिससे कि आप अगर सीटेट में पेपर 2 या पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो आप सीडीपी इस चैनल से प्रिपेयर कर लेंगे। वहीं आपको एसएसटी के भी वीडियोस मिलेंगे, जिससे कि आप 6 to 8 में जो सेकेंड पेपर का एग्जाम होगा उसमें आप अपने 60 नंबर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस इस चैनल से कर सकते हैं। तो आप मोर मेनी वीडियोस को देखने के लिए और अच्छे अच्छे अपडेट्स और क्लासेस को भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बाल विकास क्या है। बाल विकास क्या है, एक मिनट। बाल विकास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका ऑप्शन हमारे पास है ऊंचाई का बढ़ना, संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन, केवल मानसिक क्षमताओं का परिवर्तन, या केवल भावनात्मक क्षमताओं का परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की कौन सी विशेषता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप उसमें से बताइए कि विकास की कौन सी अवस्था है। पहला ऑप्शन कहता है कि यह असतत प्रक्रिया है। क्या विकास एक असतत प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यह आकस्मिक प्रक्रिया है। आप बताइए कि क्या विकास एक आकस्मिक प्रक्रिया है, यानी कि अचानक होने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। हाँ, ये आंसर सही है, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और यह अनियमित प्रक्रिया है। नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं, सीखना क्या है। सीखना एक अस्थायी परिवर्तन है। नहीं, सीखना एक अस्थायी परिवर्तन होता है। जी हाँ, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचानक परिवर्तन बिल्कुल नहीं। सीखना आपके व्यक्तित्व में अचानक परिवर्तन थोड़ी लाता है। आप सपोज करो ना कि आप टीचर बनेंगे भविष्य में, तो आप क्या करोगे? अगर आप पढ़ाते हो तो क्या एकाएक किसी में परिवर्तन आ जाता है, या फिर ये प्रोसेस डे बाय डे सतत परिवर्तन होते रहता है और उसके बाद हमें इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है? जी नहीं, सीखना जन्मजात प्रक्रिया थोड़ी है। बच्चा पैदा होते ही थोड़ी सीखने लगता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, उसके बाद वो सीखने के प्रोसेस की तरफ बढ़ता है। तो इसके इस ऑप्शंस के थ्रू राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और भी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से और सीडीपी में अच्छे खासे मार्क्स लाना है, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको कोई भी आंसर बच्चे को सेंटर में रख के ही देना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि किसी भी तरह से बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये सारी की सारी चीजें, स्कूल हो गया, सोसाइटी हो गई, जो भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं। हम फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे को देंगे, और हमारा आंसर बच्चे को लेके ही होना चाहिए, यानी कि उसमें बच्चे का बेनिफिट हो, बच्चे का फायदा हो, बच्चे के बारे में अच्छी बातें हो, तो आपके मैक्सिमम आंसर सही होते हैं और आप सीडीपी में बहुत अच्छे खासे मार्क्स लाते हो। और आपको पता है कि अगर आप सीडीपी में अच्छे नंबर लाते हो तो आप सीटेट में अपने अच्छे खासे स्कोर बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पियाजे किस सिद्धांत से जुड़े हैं। तो आपको पता है कि जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जुड़े हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टाइम सीटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार, आप एक बात याद रखिए, जीन पियाजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, ये सारे लोग सीटेट में बहुत फेवरेट हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनके। तो आप डेली बेसिस पर वीडियोस को देखिए, डेली क्लासेस को देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे।
अगला क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है। तो आप बताइए कि 2 से 7 साल का बच्चा किस अवस्था में होगा। तो ये बच्चा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि इस एज में पियाजे के अनुसार बच्चा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की का जेड-पीडी क्या दर्शाता है। आपको पता है कि वाइगोस्की महोदय जो है उन्होंने एक जेड-पीडी का सिद्धांत दिया था। वो क्या है? बच्चा केवल सीख सकता है, बच्चा बिल्कुल नहीं सीख सकता है, बच्चा सहायता से सीख सकता है, या फिर बच्चा जन्मजात सीख सकता है। अगर आप सीडीपी के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत अपना सेंस भी लगाएंगे तो इसका आंसर अच्छे से निकल जाता है। क्या बताइए कि बच्चा अकेले सीखता है? जी नहीं। क्या बच्चा बिल्कुल नहीं सीख सकता? बच्चा क्यों नहीं सीख सकता? बच्चा सहायता से सीख सकता है। सहायता में हम एज ए टीचर उसकी सहायता करते हैं, पाठ्यक्रम के थ्रू उनकी सहायता करते हैं, समाज उनकी सहायता करता है सीखने में, उनका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो सहायता करता है। तो एक बच्चा जो है वो स्कूल में अपने दोस्तों से सीखता है, अपने टीचर्स के साथ सीखता है, अपने सोसाइटी में सीखता है, अपने उसकी जो सराउंडिंग है वो उस एरिया में सीखता है। तो सीखने की जो ये प्रक्रिया है वो सहायता से ही तो सीख रहा है किसी न किसी चीज की। वो खुद के हिसाब से भी सीख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से सोर्स इकट्ठा करके ही तो पढ़ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्कैटफोल्डिंग का अर्थ क्या है? बच्चे को डांटना, बच्चे को उचित सहायता प्रदान करना, बच्चे को अकेला छोड़ देना, या बच्चे को दंड देना। जी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है, यानी कि बच्चे को उचित सहायता प्रदान करना। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? आप बताइए कि कोहलबर्ग किस सिद्धांत से संबंधित है? भाषा विकास से? नहीं, भाषा विकास से नहीं। क्या नैतिक विकास से? हाँ, कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। और भावनात्मक बताइए। संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में तो हम प्याजे महोदय को ऊपर के क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैतिक सिद्धांत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम और दंड पर आधारित निर्णय किस चरण में होता है? इनाम और दंड पर आधारित जो निर्णय है क्या वो पूर्व परंपरागत स्तर पर होता है, या परंपरागत स्तर पर होता है, या फिर उत्तर परंपरागत पर होता है, या फिर सामाजिक पर होता है? तो ये पूर्व परंपरागत स्तर पर होता है, यानी कि ए आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं? आप बताइए आंतरिक प्रेरणा किसे कहेंगे? क्या बाहरी इनाम पर आधारित प्रेरणा? बिल्कुल नहीं। स्वयं की रुचि से प्रेरणा, या फिर दूसरों के दबाव से प्रेरणा, या फिर कोई भी प्रेरणा नहीं? तो इस क्वेश्चन में आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? आंतरिक प्रेरणा किसे कहेंगे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना बच्चे का, उसे ही तो आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। आप उसे किसी चीज का लालच दे दीजिए, है ना? कहीं ना कहीं मतलब जब हम बच्चे थे और हम पढ़ाई करते थे तो ऐसा ही होता था कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए तो आपको चॉकलेट मिलेगा, आपको साइकिल मिलेंगे, आपको कुछ और चीजें, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको बैग मिलेगा। तो ये चीजें क्या थी? ये हमें हमारी बाहरी प्रेरणा थी, मतलब बाहरी मोटिवेशन था। हम क्या करते थे कि हम अच्छे नंबर लाएंगे तो हमें साइकिल मिल जाएगी, हमें फोन मिल जाएगा, या फिर हमें कोई और जो हमारी फेवरेट चीजें है वो मिल जाएंगी। बट जब बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट लेता है, उसे खुद से पढ़ना है, उसे जानना है इस चीज के बारे में, तो ये क्या है? वो स्वयं से रुचि ले रहा है, यानी कि उसकी आंतरिक प्रेरणा है, वो किसी चीज के लिए डेडिकेशन से पढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं की रुचि से पढ़ना, यानी कि बी आंसर। वही 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहुबौद्धिकता सिद्धांत किसने दिया है? क्या ये स्किनर महोदय का है, या फिर प्याजे महोदय का है, या फिर गार्डनर महोदय का है, या फिर वाइगोस्की महोदय का है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बहुबौद्धिकता का जो सिद्धांत है वो गार्डनर महोदय का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वही अगर बात करें व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो बताइए व्यवहारवाद के प्रवर्तक क्या प्याजे हैं, स्किनर हैं, या फिर वाइगोस्की हैं, या फिर फ्रायड हैं? तो ये स्किनर महोदय हैं, यही हैं जो व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रचनावाद में मुख्य जोर किस पर दिया जाता है? रचनावाद जो है उस पे मुख्य जोर किस पर होता है, किस पे ज्यादा फोकस किया जाता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर, या बच्चे द्वारा ज्ञान का निर्माण या रटने पर? बिल्कुल नहीं।
कभी भी आप याद रखिए ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है ही नहीं, तो शिक्षक केंद्रित कैसे हो सकता है, परीक्षा केंद्रित कैसे होगा। हर जगह हमें बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे बच्चा ही है, बच्चे द्वारा ज्ञान का निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रटने पर बिल्कुल नहीं, हमें रोड लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो बच्चे, हर बच्चा एक अलग व्यक्तित्व के साथ होता है। आपको सीडीपी क्यों पढ़ना है, आपको सीटेट एग्जाम देते हो या केवीएस देते हो, तो आपको ये सारे के सारे एग्जाम्स क्यों फेसेस करने पड़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्यों देना है, ताकि हम उस बच्चे के उस लेवल के, हम जिस क्लास के टीचर बनते हैं, आप लाइक एस्टेट देते हो, सीटेट देते हो, पीजीटी टीजीटी लेवल के एग्जाम्स देते हो, तो क्या होता है ना कि हम जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, कम से कम हमें उनका लेवल पता चले, वो इंडिविजुअली क्या सोचते हैं, उनका माइंड लेवल क्या है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो उन्हें कैप्चर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीजों को जज करके और फिर एक अच्छा टीचर, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बन सके, इसलिए तो ये सारे एग्जाम्स होते हैं। तो हर बच्चा अपने अंदर एक अलग क्रिएटिविटी के साथ रहता है, और जब भी आप क्लास में जाओ, टचवुड में बता रही हूँ ये बात, कि जब भी आप क्लास में जाओ तो आप मैक्सिमम बच्चे को देखो कि उनका माइंड लेवल कहाँ तक है, वो कितना कैप्चर कर पा रहे हैं चीजों को, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर ले रहे हैं या नहीं, हम उन्हें उनके जो वो पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम उनको उनके प्रीवियस क्लास से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से क्या होता है ना कि अगर आप क्लास में जाके इस तरह से पढ़ाते हो ना, तो क्लास बहुत ज्यादा इंगेज्ड रहती है और बहुत मजा भी आता है पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है, सभी बच्चे समान होते हैं? जी नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता है तो सभी बच्चे समान कैसे होंगे, बच्चे अलग अलग विशेषता रखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही होगा। बच्चे एक जैसे गति से सीखते हैं? जी नहीं, बच्चे एक जैसे गति से कैसे सीखेगा। सभी विद्यार्थियों का आईक्यू समान होता है? जी बिल्कुल नहीं, बी ऑप्शन सही है। सारे बच्चों का आईक्यू सेम कैसे हो सकता है, आप जरा सोचो तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? खेल, आहार, अवकाश, ये सारी बाधाएं तो हैं। अगर इन्हें न्यूट्रिशन सही ना मिले, एनवायरमेंट सही ना मिले, तो वो सीखने में कमी हो सकती है। बट रुचि, अगर बच्चा इंटरेस्ट ही ना लेना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एक सेकेंड, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए इसका राइट आंसर है और एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों को सीखने में अधिक मदद कौन करता है। आप बताओ, डांटना, दंड देना, प्रोत्साहन करना या भय दिखाना। वैसे तो बच्चों को प्रोत्साहन देना भी गलत है, बट इस क्वेश्चन के साथ हम जा सकते हैं कि उनको प्रोत्साहन देकर, उन्हें अप्रिसिएट करके हम उनको इनकरेज करते हैं, उन्हें आगे पढ़ने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए, सीखने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोरा अवस्था किसे कहते हैं। आप मुझे बताइए कि किशोरा अवस्था किस एज को कहेंगे। तो किशोरा अवस्था 12 से लेके 19 साल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम किशोरा अवस्था में रखते हैं, वो किशोर हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, केवल सामान्य बच्चों के लिए है, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए है, ये सभी बच्चों के लिए है, या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। तो ये जो है, ये सभी बच्चों के लिए है। समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, वो सभी बच्चों के लिए होता है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंकुरण सिद्धांत किससे संबंधित है। अंकुरण सिद्धांत पर्यावरण से, अनुवांशिकता से, या दोनों से, या किसी से नहीं। तो जो अंकुरण का सिद्धांत है ना, वो दोनों से है। यानी कि जो बच्चा है वो पर्यावरण यानी कि अपने इन्वायरमेंट से और अपने जीन्स यानी कि अपने अनुवांशिकता दोनों से सीखता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे के विकास के लिए, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जितना जरूरी उसका एनवायरमेंट है, उतना ही जरूरी वहां उसकी अनुवांशिकता भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। यानी कि जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनका क्या काम है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी वैल्यू क्या है। क्या वो तानाशाह है? बिल्कुल नहीं। क्या वो मार्गदर्शक हैं? आप बताइए।
आदेश देने वाले हैं जी नहीं, टीचर आदेश नहीं देता। कठोर निरीक्षण नहीं नहीं, टीचर का नेचर हमेशा फ्रेंडली होता है और वो बच्चों के साथ उनके एज अ फ्रेंड, एज अ गार्जियन बनकर भी काम कर सकते हैं, बट उनके साथ तानाशाह नहीं रह सकते, उनको डांट नहीं सकते, उनको कठोरता से बोल नहीं सकते हैं, बल्कि उनके मार्गदर्शक होते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, अगर आपको डाउट हो तो मुझसे 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो। इस तरह से हम बच्चों को इनकरेज करते हैं। तो आज की क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस थे। आज से ये क्लासेस शुरू हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 20 आउट ऑफ कितने आए हैं। डेली बेसिस पर क्लासेस करिए और इस बार सीटेट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।